देश में आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। पूरे देश में आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पर हर्षोल्लास का माहौल है। लोग तिरंगे लेकर के राष्ट्र सड़कों पर निकल रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं। भारत सरकार ने इस आज़ादी के 75वें वर्षगांठ को आज़ादी के अमृत महोत्सव के नाम से मनाने का फ़ैसला किया, जो पिछले वर्षों से लगातार मनाया जा रहा है। और इस साल भारत ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की, जो 11 तारीख से 15 अगस्त तक, यानी 11 अगस्त से 15 अगस्त तक सभी घरों पर तिरंगा फहराए जाने का निर्णय लिया गया है। स्कूलों में, कॉलेजों में, कार्यालयों में, सार्वजनिक स्थानों पर, सभी जगहों पर तिरंगे को लेकर के रैलियां निकल रही हैं, भारत माता के जय के नारे लगाए जा रहे हैं और आज़ादी के नायकों को याद किया जा रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन में अब की बलवेदी पर चढ़ जाने वाले उन नायकों को याद किया जा रहा है, जो स्वतंत्रता के नायक इतिहास में स्थान नहीं प्राप्त कर पाए। उन स्वतंत्रता के नायकों को इतिहास में स्थान देने के लिए जिले स्तर पर कमेटियां गठित कर इतिहास लेखन का काम किया जा रहा है। तो ऐसे में बस्ती जनपद भी उससे अछूता नहीं है। पिछले कई दिनों से बस्ती जनपद में हर्षोल्लास का माहौल है। आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के मौके पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत सभी घरों पर तिरंगे लगाए जा रहे हैं, तिरंगा झंडा फहराया जा रहा है। और इस मौके पर बस्ती के भी इतिहास को संकलित करने का काम कुछ लोग कर रहे हैं और उसके ज़रिए भी जो आज़ादी के नायक रहे हैं, जो आज़ादी से जुड़े स्थल रहे हैं, उनको भी लोगों के सामने लाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे लोग यह जान पाएँ कि जो खुले में वह सांस ले पा रहे हैं, उसके पीछे हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोगों का योगदान रहा है। कई लोग बलवेदी पर चढ़े। तो आज हम एक ऐसे ही स्थान पर आप आए हैं जो अंग्रेज़ों के अत्याचार की कहानी बयां करता है, वहीं भारतीयों के बलिदान की गौरव गाथा को भी बयां करता है। यह स्थान है बड़ी बक्सई, जो बस्ती जनपद मुख्यालय से, बस्ती ज़िला मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर बस्ती वाल्टरगंज मार्ग पर स्थित है। यहाँ पर एक गांव है जिसको बड़ी बक्सई के नाम से जाना जाता है। और ये जो जगह है, जो आप पीछे खंडहर देख रहे हैं, ये खंडहर लगभग 200 वर्ष पुराना खंडहर है। 200 से 300 वर्ष पुराना खंडहर मान कर चलते हैं। और मैं जो आपको चीज़ें बताने वाला हूँ, उसको जानकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा और अंग्रेज़ों के प्रति जो गुस्सा है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। किस तरीके से वहाँ भारतीयों के ऊपर अत्याचार करते थे और वो भारतीय जो थे उन अंग्रेज़ों से किस तरीके से लोहा लेते थे। दोस्तों, मैं हूँ बृहस्पति कुमार पांडे और आप गाँव गाथा देख रहे हैं। गाँव गाथा की यह यात्रा आज पहुँची है स्वतंत्रता आंदोलन के 75वें स्वतंत्रता मिलने के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर, स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के अवसर पर, हर घर तिरंगा के अवसर पर हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे स्थान पर जिससे हम अपने इतिहास से रूबरू हो पाएंगे। जो स्थान है यह नील की कोठी के नाम से जाना जाता था। वह नील की कोठी जहाँ नील के पौधों की, नील की फसल की प्रोसेसिंग होती थी और वह फिर कलकत्ता बंदरगाह से विदेश को, यानी ब्रिटेन को भेजा जाता था। यह जो नील की खेती थी, इसका आंदोलन चंपारण से शुरू हुआ था। चंपारण, वही चंपारण जहाँ गांधी जी ने यात्रा किया था, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। अंग्रेज़ों के उस अत्याचार पर भी चर्चा करेंगे, नील आंदोलन पर भी चर्चा करेंगे और यहाँ एक अंग्रेज़ अधिकारी की भी चर्चा करेंगे जिसके नाम पर यहाँ पर एक कस्बा बसा हुआ है। तो जो ये स्थान देख रहे हैं, नील की कोठी है और ये नील की कोठी, इसी जगह पर अंग्रेज़ जो है नील की प्रोसेसिंग करते थे और नील, वही नील जिससे कपड़े के रंगाई का काम होता था, छपाई का काम होता था। और यहाँ से तैयार नील की फसल को प्रोसेस करने के बाद अंग्रेज़ अपने देश को भेजते थे। तो उस समय नील जो है कृत्रिम रूप से नहीं बनता था, उसको फसल के तौर पर खेतों में उगाया जाता था, किसानों से ज़बरदस्ती उगाया जाता था और उसके लिए बड़े बड़े हौज बने थे, जो आपके सामने हौज दिखाई पड़ रहा है। इसी हौज में अंग्रेज़ जो है भारतीय किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती कराने के बाद इस हौज में नील की फसल को सड़ने के लिए डाल दिया जाता था। इसमें पानी भरा जाता था और जो नालियाँ आप देख रहे हैं, इन नालियों के ज़रिए लगभग 1.5 किलोमीटर दूर कुमाऊँ नदी से अंग्रेज़ पानी लाते थे और उसका जो सुरंग बनाया गया था, उस सुरंग के ज़रिए उस समय उनकी उन्नत टेक्नोलॉजी का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी उन्नत टेक्नोलॉजी रही होगी। और उस उन्नत टेक्नोलॉजी के ज़रिए वह कैसे
इतनी ऊंचाई पर पानी चढ़ाते थे और यहाँ प्रोसेस होता था। तो जो मैं कहानी बता रहा था कि नील की खेती, तो नील की खेती का मैं थोड़ा सा आपको विस्तृत जानकारी दे दूँ। यहाँ पर बस्ती में कैसे शुरुआत हुई और यहाँ पर कैसे आंदोलन हुआ, कैसे अंग्रेज़ों ने यहाँ पर नील की खेती को छोड़ा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि नील की खेती सबसे पहले पश्चिम बंगाल और अविभाजित जो है बिहार के क्षेत्र में नील की खेती होती थी। और जब धीरे धीरे उधर के लोगों में अंग्रेज़ों के प्रति गुस्सा बढ़ने लगा, और ये जो गुस्से का कारण था वह यह था कि उनकी एक पद्धति थी जिसको तिनकठिया पद्धति के नाम से जाना जाता था। तिनकठिया पद्धति के नाम से मतलब यह है कि 20 कट्ठे की खेती में, 20 कट्ठे के एरिया में, क्षेत्रफल में अंग्रेज़ भारतीयों को मजबूर कर देते थे कि वह 3 कट्ठे के एरिया में नील की खेती करेंगे। और यह नील की खेती उनसे ज़बरदस्ती कराई जाती थी। और जिस खेत में नील की खेती कराई जाती थी, जिस ज़मीन पर नील की खेती कराई जाती थी, वो धीरे धीरे बंजर हो जाती थी। इस वजह से भारतीयों में अंग्रेज़ों के प्रति गुस्सा बढ़ रहा था, और यही गुस्सा आगे चल कर के चंपारण आंदोलन का कारण बना। और चंपारण के ही एक स्थानीय निवासी के कहने पर गांधी जी चंपारण आए और उन्होंने अंग्रेज़ों के प्रति नील की खेती को लेकर के जो विरोध का स्वर ऊंचा किया, वह पूरे देश में फैला। और धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने नील की खेती बंद की। उसके बाद कृत्रिम नील का उत्पादन होना शुरू हुआ। तो जो मैं जानकारी दे रहा था, जब बिहार से और पश्चिम बंगाल से विरोध होने लगा तो अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे उत्तर प्रदेश की तरफ नील की खेती के लिए पैर पसारना शुरू किया। और वहाँ उत्तर प्रदेश के लोगों के जो किसान थे उनके ऊपर जोर जुल्म करके उनसे ज़बरदस्ती नील की खेती कराने लगे। तो ये चूँकि यहाँ पर जो नील की फैक्ट्री बनी हुई, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय का जो निर्माण व्यवस्था थी लगभग 150-200 वर्ष होने को है। और ये जो फैक्ट्री देख रहे हैं, अभी भी ये फैक्ट्री यथास्थिति बनी हुई है। और अगर यहाँ पर कटान न हुई होती तो इसकी ना दीवारें गिरती हैं और यथास्थिति होती। तो मैं बता दूं कि जो यहाँ नील की प्रोसेसिंग के लिए पानी की आवश्यकता होती थी। और ये पानी दूर दराज से आप देख सकते हैं, दूर जो कुआनो नदी, जो खंभा नज़र आ रहा है उतनी दूरी पर कुआनो नदी है। और अंदर सुरंग बना करके पाइप के जरिए एक कुएँ में पानी लाया जाता था। और यहाँ पर फिर टेक्नोलॉजी उस समय इतनी उन्नत थी कि इतनी ऊंचाई पर पानी फिर अंग्रेज नील की प्रोसेसिंग के लिए इस फैक्ट्री में चढ़ाते थे। तो जो नील की फैक्ट्री में जो पानी आता था वो नालियों के ज़रिए पहले ऊपर के हौज में आता था। आपको दिखा दूं कि 2 हौज बने हैं। एक हौज ये है, पहले इसमें जो है नील की फसल को काट करके सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता था। और ये बहुत बेहद ही बदबूदार, बेहद ही मेहनत वाला काम होता था, जिसमें भारतीय किसानों को उतरना पड़ता था। उनको पैरों से इसको नील फसल से नील को अलग करना होता था। और एक अलग तरह का काम था, जिससे कोई भी घी ना जाए किसी को, उस तरह का काम था। लेकिन उसके बाद भी अंग्रेज़ों के जुल्म के चलते भारतीय किसान नील की प्रोसेसिंग और खेती करने को मजबूर थे। इसके बाद पानी जो है, आप देख सकते हैं नालियाँ बनी हुई हैं, दूर से नालियाँ आपको दिख रही होंगी। मैं चाहूँगा कैमरे को फोकस करें, जो दूर से आती हुई नालियाँ दिख रही हैं, इन नालियाँ दिखाएं हमारे कैमरे के साथी, और बताएं कि किस तरीके से नालियों से पानी आता था। और इसके बगल में एक हौज और है जिसमें झाड़ झंकार उजाया है। तो इस पानी को फिर दूसरे नाली में उतारा जाता था, और उसके ज़रिए फिर एक नाली बगल में और आप देख रहे हैं जो इस हौज के दूसरे हौज के बगल में आ रही है, उस हौज के बगल में भी एक नाली है। 3 नालियों के ज़रिए पानी को बाहर निकाला जाता था। और जो नील थी उसको पानी से अलग किया जाता था, उस फसल को बाहर निकाला जाता था। उसके बाद इसको पैक करके इसको विदेशों को भेजा जाता था। धीरे धीरे जब चंपारण आंदोलन ने बृहद स्वरूप लेना शुरू कर दिया और गांधी जी ने चंपारण यात्रा की, तो उसके बाद नील की खेती को लेकर के बस्ती में भी विरोध हुआ और भारतीय किसानों ने भी जमकर विरोध किया। देश का पहला सफल किसान आंदोलन अंग्रेज़ों के प्रति जो एक आंदोलन था, उसमें आग फूंकने का काम किया था किसानों ने, और अंग्रेज़ों के चूल हिला दी थी कि इस नील की खेती के विरोध में। तो यहाँ पर जो जिस अंग्रेज़ अधिकारी ने नील की खेती की शुरुआत की थी, वो 1857 में मार्क वॉलंटियर नाम का एक अंग्रेज़ अधिकारी था। वो अंग्रेज़ अधिकारी यहाँ पर सैनिक टुकड़ी के साथ आया था, क्योंकि राजा नगर पर फतह पाने के लिए अंग्रेज़ अधिकारी ने यहाँ पर सैनिक छावनी बनाई थी और अपना यहाँ पर एक
आवास भी बनाया था। मार्क वॉलंटियर ने 1857 में यहाँ पर किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती की शुरुआत कराई थी और उसी के नाम पर जो यहाँ पर स्थानीय कस्बा है जिसको वाल्टरगंज के नाम से जानते हैं, वो मार्क वाल्टियर के नाम पर ही इस कस्बे का नाम पड़ा है। तो मार्क वाल्टियर ने ज़बरदस्ती किसानों से खेती तो कराई, लेकिन बाद में जब चंपारण आंदोलन हुआ उसके बाद खेती धीरे धीरे होना बंद हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी कई बीघे के बीघे खेत बंजर हो गए थे। बहुत सारे किसान अपनी शहादत दे बैठे थे, लेकिन अंग्रेज़ों के प्रति जो गुस्सा था इस नील की खेती ने गुस्सा भरने का काम किया। अंग्रेज़ों को खदेड़ने में अहम भूमिका नील की खेती की मानी जा सकती है, क्योंकि नील की खेती से जो किसानों के मन में गुस्सा उपजा था उस गुस्से ने अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने पर मजबूर किया। कई आंदोलन हुए, चंपारण आंदोलन उसका गवाह है। तो आपको मैं दिखा दूं कि एक कुआं भी था और कुएं पर मैं फोकस करना चाहूँगा। यहाँ से कुआं दिख रहा है खेत में, उस कुएं के ज़रिए पानी यहाँ पर आता था। तो और उसके अलावा मैं आपको दिखा दूं दूर तलक जो नदी है, उस नदी से भी जो है पानी यहाँ पर खींचा जाता था। तो पानी का जो टेक्नोलॉजी था उस समय पता नहीं क्या टेक्नोलॉजी रही होगी, क्योंकि मशीनें नहीं थी। बिना मशीनों के सुरंग के ज़रिए कुएँ में पानी लाना और कुएँ के से पानी ला करके फिर इतनी ऊपर चढ़ाना एक कठिन काम हुआ करा। लेकिन मैंने इसके पहले भी बस्ती प्रशासन से इस धरोहर को, चूँकि धरोहर ही मान सकते हैं क्योंकि अंग्रेज़ों के अत्याचार की कहानी बयां करता है। आप देख सकते हैं टूटे फूटे हालत में है। देश में जहां आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, वहीं आज़ादी से जुड़े हुए जो कुछ प्रतीक चिन्ह हैं, जो आज़ादी से जुड़े हुए खंडार हैं, जो स्तंभ हैं, वो धीरे धीरे ख़त्म होने के नाम पर हैं, क्योंकि पूरी तरीके से इस आज़ादी के जो किसान आंदोलन था, नील आंदोलन से जुड़े हुए इस खंडहर को अपेक्षा का शिकार बना दिया गया है। तो मैं सरकार से गुजारिश करूंगा, बस्ती प्रशासन से गुजारिश करूंगा कि इसको फिर से संरक्षित करें और इस पर शोध किया जाए कि किस टेक्नोलॉजी से नील की खेती होती थी। बस्ती में ऐसे 2 स्थान हैं, एक बड़ी फैक्ट्री जो है जगह है जहां पर मैं हूं, और एक छोटी फैक्ट्री जो इसी कुआनो नदी के किनारे पर बनी हुई अमरौली शुमाली गाँव में है, जो सल्टुआ ब्लॉक में पड़ती है। तो दोनों जगहों पर हम जा चुके हैं और दोनों जगहों के बारे में बता चुके हैं। स्थानीय लोगों से हम जानेंगे, जो स्थानीय निवासी हैं उनसे भी हम जानेंगे कि किस तरीके से अंग्रेज़ यहाँ पर खेती करते थे और किस तरीके से नील की खेती कराई जाती थी। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि यह अंग्रेज़ों के अत्याचार की निशानी है, भारतीयों पर अत्याचार की निशानी है, और यह भारतीय बलिदानियों की निशानी है जिन्होंने भारत की आज़ादी में योगदान दिया। क्योंकि भारत के से अंग्रेज़ों को खदेड़ने में जो किसान आंदोलन था, इसको हम देश का पहला सफल किसान आंदोलन कह सकते हैं, क्योंकि किसानों के इसी आंदोलन की वजह से अंग्रेज़ों को नील की खेती छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा था। उन्होंने ज़बरदस्ती जो शुरुआत की थी भारत में नील की खेती कराने की, वो अंग्रेज़ों को बंद करना पड़ा था। जो मैंने पहले भी आपको बताया वीडियो में कि हौज बनाए गए थे, इसमें प्रोसेस होता था, किसानों से फसल उगाई जाती थी। तो यहाँ पर स्थानीय निवासी हैं जिन्होंने अपने बाप दादाओं से इसकी कहानी सुनी है। यहाँ के पास में ही है हरदिया गाँव, और हरदिया गांव के निवासी हैं नगेन शुक्ला जी, एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और यहाँ के इतिहास पर अच्छी जानकारी रखते हैं। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि किस तरीके से जो फैक्ट्री है नील की खोटी, बड़ी चर्चा का विषय है। और दूसरा यह है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पर देश भर में हर्षोल्लास का माहौल है। हर घरों पर झंडे लगाए जा रहे हैं। क्या भारतीयों पर अंग्रेज़ों द्वारा किए गए इस अत्याचार की निशानी को संरक्षित करने की ज़रूरत नहीं है? क्या सरकार सिर्फ झंडे फहरा करके ही जो हमारे बलिदानी थे उनके पर सम्मान व्यक्त करना चाहती है, या जो किसानों ने अंग्रेज़ों के अत्याचार सहे, जो उनकी कहानी बयां करता है, उनको भी जानने की ज़रूरत है? तो इस पर भी मैं आपके विचार जानना चाहूँगा कि इसको कैसे संरक्षित किया जाए और कैसे यहाँ पर अंग्रेज़ों ने शुरुआत की थी। निसंदेह मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपका, और मैं बताना चाहता हूँ कि जो आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, ये देश हित के लिए मनाया जा रहा है, और देश में विभिन्न तरह के जो हर घर पे तिरंगा लहराने का काम किया जा रहा है, वो राष्ट्रीय प्रतीक है। इस नाते हम उसमें जो है तिरंगा झंडा हर घर पे लहराने का काम हमारी सरकार द्वारा माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कराया जा रहा है। इसके साथ ही मैं इसके बारे में यहाँ का पौराणिक इतिहास है उसके बारे में बताना चाहूँगा। यहाँ एक मार्क वाल्टियर नाम का जो शासक आया था, अंग्रेज से पहले अंग्रेजी शासक थे यहाँ पे, जो हुकूमत चल रही थी भारत में, तो उसके तहत
तहत यहाँ पे हमारे जो अपने श्रीपालपुर के नज़दीक जो यहाँ पे रघुनाथपुर जाते हुए रास्ते में पुल के पहले जो ये स्थान है बना हुआ है, नील की कोठी के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे माँ ग्वाल्टियर के द्वारा जो ये नील की खेती के लिए बाध्य किया गया था किसानों को, यहाँ तिनकटिया जो खेती पद्धति लागू की गई थी, चूँकि चंपारण और बिहार में जब नील की खेती से किसानों ने विरोध जता दिया और वहाँ पे खदेड़े जाने लगे, तो वो माँ ग्वाल्टियर यहाँ पे खेती कराना मजबूर कर दिया किसानों को, और यहीं से पूरे विश्व में वो नील के सप्लाई देते थे। और यहाँ पे किसानों को बाध्य किया गया था हर 20 फीट में जो 20 बिस्वा खेत पे आपको 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य है। 3 कट्ठे नील की खेती जो नहीं करता था उसको पनिश किया जाता और दंडित किया जाता था माँ ग्वाल्टियर के द्वारा। और ऐसे स्थल पे ही यहाँ पे जिस तरह से उसको उस फसल की जो इस्तेमाल करके नील बनाया जाता था उसकी भी पद्धति बहुत खराब थी, जिससे लोग जो बनाए गए गड्ढे किस उपयोग में लाए जाते थे, और चूंकि प्रोसेस करने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती रहेगी फसल को, क्योंकि फसल से नील को अलग करना होता था, तो ये पानी कहाँ से आता था, पानी कैसे आता था, और ये गड्ढों का उपयोग कैसे होता था, इसमें काम कौन करता था, अंग्रेज कर्मचारी करते थे या वही भारतीय किसान थे जो खेती करते थे। जो यहाँ पे गड्ढे बने हुए हैं पानी के लिए, तो यहाँ नदी बगल में जो नदी है उस नदी से ऐसे जो बड़ा सा एक वहाँ पे पोखरा दिख रहा है आपको, कुआं, उस कुएं तक सुरंग बनाया गया था और कुएं के माध्यम से इस नील की कोठी तक पानी को लाया जाता था सुरंग के माध्यम से, और ऊपर से ऐसे ही पुरानी पद्धति से यहाँ पानी लाया जाता था। और उसमें जो नील की फसल होती थी उस फसल को इस कुएं में सड़ाया जाता था। उस फसल को सड़ाने के साथ साथ जो यहाँ पे लोग काम करते थे वो यहाँ के ग्रामीण होते थे, किसान होते थे, मजदूर होते थे, इन्हीं लोगों के द्वारा कराया जाता था। उसमें कोई अंग्रेजी काम करने वाला व्यक्ति नहीं होता था, क्योंकि हुकूमत उनकी थी। यहाँ के लोगों को जबरदस्ती जबरिया उसमें काम कराया जाता था, जिससे उनकी शरीर भी काफ़ी प्रभावित होती थी, उनको शारीरिक समस्या भी आती थी, लेकिन फिर भी उनको जबरदस्ती उस माँ ग्वाल्टियर नामक जो यहाँ पे शासक उस समय था, ये एरिया देखता था, उसके द्वारा यहाँ पे जबरदस्ती नील की खेती कराया जाता था और लोगों को प्रताड़ित भी किया जाता था। लेकिन फिर भी लोग उस समय मजबूर थे, चूँकि अंग्रेज हुकूमत था। तो यहाँ पे उस क्रम से जैसे पानी वहाँ से जो वहाँ पे कुआं है, कुएं के माध्यम से पहले गड्ढे में लाया जाता था और पहले जो फसल थी उसमें डाला जाता था। जब फसल सूख जा थोड़ा सा सड़ जाता था तो उसको पानी को दूसरे गड्ढे में फसल छोड़ दिया जाता था, फिर दूसरे गड्ढे में ऐसे क्रमवार करके जो यहाँ पे बनी हुई है एक जो यहाँ पे नालियाँ बनी हुई हैं, इस 3 नालियों के माध्यम से पहले इसमें लाया जाता था। फिर जब इसमें फसल बसती, नील की जो फसल थी वो बसती थी, बाकी पानी जो सड़ जाता था नीचे तो पानी को बाहर दूसरे ये नाली के माध्यम से दूसरे गड्ढे में जाया जाता है। कैसे धीरे धीरे जो चूँकि अंग्रेजों को मजबूर होना पड़ा नील की खेती करने के लिए, और दूसरा माँ ग्वाल्टियर के नाम से कहा जाता है कि यहाँ वाल्टरगंज कस्बे का नाम भी पड़ा था, तो उस पर भी थोड़ा प्रकाश डालें। जी, माँ ग्वाल्टियर चूँकि इतना यहाँ पे ज़्यादा चर्चित नाम था और उसका ही यहाँ पे आतंक एक तरह से कह लीजिए हो गया था, और उसी के नाम से उसने अपने नाम से ही वाल्टरगंज का जो कस्बे का नाम है, चूँकि कोई वाल्टरगंज कुछ भी नहीं था यहाँ पे, और यहाँ पे श्रीपालपुर जाना जाता था, उसी श्रीपालपुर ग्राम पंचायत के नाम से ये चल रहा था। लेकिन वो अपने नाम से एक स्टेशन जो गोविंद नगर के बगल वाल्टन कस्बा बनाया, तो ये वाल्टन के बाजार उसी माँ ग्वाल्टियर के नाम से ही वाल्टरगंज ये बाजार बनी और वही उसी के नाम से ये जाना जाने लगा चौराहा। यहाँ ऐसा भी स्थान है जिसको साहबगंज के नाम से भी जाना जाता है। साहबगंज से भी एक चौराहा, एक छोटा सा कस्बा बना दिया था उसने, जहाँ वो निवास करता था, वहाँ साहबगंज के नाम से भी कस्बा बनाया था, वहीं वो निवास करता था। कोई उसके खंडहर के अवशेष अभी बचे हैं उसके निवास के? हाँ, कुछ भी वहाँ भी अभी खंडहर हैं जो टीले के रूप में बचे हुए हैं, और वहाँ पे मतलब अब कुछ भी नहीं रहता है, लेकिन टीले के रूप में अभी वहाँ भी खंडहर मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे कि जो आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, हर घर तिरंगा अभियान मनाया जा रहा है, तो चूँकि आप सक्रिय रहते हैं, राजनीति में भी सक्रिय रहते हैं, समाज सेवा भी सक्रिय, तो प्रशासन से क्या अनुरोध करना चाहेंगे, किस तरीके से इसको संरक्षित करने के लिए गुजारिश करेंगे सरकार से? मैं चाहूँगा अगर सरकार से कि जो इस तरह से जो यहाँ पे हमारे देश के नौजवान किसान ऐसे स्मारकों को प्रताड़ित किए गए हमारे देश की धरोहर के रूप में है, उसको संरक्षित करने का काम शीघ्र करे, और ये बहुत ही अपने देश के लिए हित में होगा, हमारे क्षेत्र के लिए हित में होगा। तो मैं यहाँ से संबंधित जो भी जनप्रतिनिधिगण हमारे हैं और राजनीतिक प्रशासनिक जो भी अमले हैं, उन सभी से मेरा निवेदन रहेगा इस वीडियो के माध्यम से कि यहाँ पे जो ये देख रहे हैं नील के गड्ढे कई बड़े से संख्या में बने हुए हैं, कई संख्या में, तो इसको संरक्षित करके हम यहाँ पे किसी एक अच्छे स्तूप के रूप में स्थापित कर सकते हैं, और ये हमारा एक पौराणिक स्थल है जो हमारे देश के लिए बना हुआ था, इसका इस्तेमाल होना चाहिए और इसका संरक्षण भी होना चाहिए, ये मेरा निवेदन है। तो दोस्तों,
नगेंद्र शुक्ला जी थे और यह भी चाहते हैं कि इस जगह को स्मारक के रूप में संरक्षित किया जाए, जिससे लोग जान पाएँ कि नील की खेती होती थी क्या थी और अंग्रेज़ कैसे भारतीयों पर अत्याचार करते थे और कैसे फिर नील की खेती छोड़ने पर भारतीय किसानों ने अंग्रेज़ों को मजबूर किया था। आप बने रहिए गाँव गाथा के साथ और आज़ादी के अमृत महोत्सव को जम के मनाइए, अपने घर पर तिरंगा फहराइए और उन शहीदों को याद करिए जिन्होंने आज़ादी की बलवेदी पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आने वाले 15 तारीख को हम भी आज़ादी की वर्षगांठ मना रहे होंगे, तो आपसे भी गुजारिश है कि अपने घर पर, अपने कार्यालय पर, अपने दुकान पर और अपने ऑफिसों में तिरंगा फहराएँ और उन शहीदों को नमन। नगेंद्र जी, आपको भी धन्यवाद। बहुत